सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सबका एक बार पुनः स्वागत है राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग जो पाठ शुरू करेंगे वे एक नया विषय होगा, नया सब्जेक्ट होगा। और आप लोगों की काफ़ी समय से ये मांग उठ रही थी कि सर भारत का संविधान आप शुरू करें। बिल्कुल, आज उसी के लिए मैं तैयार हूँ। भारत का संविधान शुरू करने जा रहा हूँ। और दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये। आपके सिविल सेवा की परीक्षाओं से लेकर आपके रेलवे, एसएससी, पटवार, कांस्टेबल सभी में इसका अलग ही महत्व है। रीट के एग्जाम में भी काफ़ी इसका पोर्शन होता है। शिक्षक ले हम टीचर लाइन देखें, वहाँ भी काफ़ी बड़ा पार्ट इसका आता है। दोस्तों, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, एग्जाम की दृष्टि से अच्छे मार्क देने वाला सब्जेक्ट है। और मैं आपको इतना अच्छी तरीके से करवाऊंगा दोस्तों, आपको पढ़ने के बाद मजा आ जाएगा कि हाँ वास्तविकता सर मजा आ गया। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक यहाँ बहुत अच्छी तरीके से पहले एक निवेदन कर दूं कि हमें काफी डीपली जाना पड़ेगा। डीपली हम लोग जाएंगे तो हमारे सवाल बचेंगे दोस्तों। ऊपर ऊपर से मैं करवाऊंगा, करने का कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि यूट्यूब पर हजारों वीडियो आपके भारत का संविधान के डले हुए हैं दोस्तों। फिर मेरा पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो वो काफी हम लोग डीपली जाएंगे। तो आपको दोस्तों मानसिक रूप से तैयार होना है कि हाँ सर, आप लोग काफी डीपली जाइए और पढ़ाने का तरीका आप अच्छा रखना और बोरिंग ना होने देना। बाकी कोई समस्या नहीं है, हम लोग सामना करेंगे क्योंकि हमें एग्जाम पास करना। हाँ, ये मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके सवाल गलत नहीं जाएंगे मित्रों। ये पक्का मेरा वादा है कि आपके जो सवाल हैं वे सवाल गलत नहीं जाएंगे। और आप लोग ये मानना कि एग्जाम में जो पासिंग मार्क्स है, जो कट ऑफ जाती है, उससे एक आधा सवाल आप ज्यादा करके आएंगे। और देखा है आप लोगों ने, हम तब भी भारत का संविधान पढ़ते हैं, चाहे किसी यूट्यूब पर पढ़ा हो या हमने किसी कोचिंग सेंटर में क्लास में पढ़ा हो। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि हम लोग जो शुरू करते हैं, कहीं संसद से शुरू कर देते हैं, कहीं हम लोग कार्यपालिका से शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ एक अलग ढंग से इस सब्जेक्ट की शुरुआत करना चाह रहा हूँ। और आपके जो भारत का संवैधानिक विकास आप बोलते हैं, भारतीय संविधान का जो संवैधानिक विकास है, उस विकास की मैं यहाँ चर्चा करूंगा। दोस्तों, विकास का मतलब है, हम जैसे हम भारत के संविधान की हम बात करें तो भारत के संविधान में हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं। देखो, भारत के संविधान में हम नंबर 1 प्रस्तावना शामिल करते हैं, नंबर 2 भाग शामिल करते हैं, नंबर 3 अनुच्छेद आते हैं, नंबर 4 अनुसूची आती है और नंबर 5 परिशिष्ट आता है। यानी आपसे पूछे कि भारत के संविधान में क्या आता है, भैया तो हम सब जानते हैं कि संविधान क्या है। किसी भी देश को चलाने की जो शासन व्यवस्था है, कानून की जो प्रक्रिया है, कानून की जो व्यवस्थाएं हैं, जिनका उल्लेख जिस विधान में हो, उसे हम लोग संविधान कहते हैं। ये हम सब जानते हैं। लेकिन हमसे पूछा जाए कि संविधान में क्या क्या शामिल करते हैं, संविधान में आता क्या है, तो हम लोग दोस्तों बताएंगे, भारत के संविधान में प्रस्तावना आती है, नंबर 2 भाग आते हैं, नंबर 3 अनुच्छेद आते हैं, नंबर 4 अनुसूची आती है और नंबर 5 परिशिष्ट आते हैं। मैं इनकी तब हम लोग भाग और अनुच्छेद पढ़ेंगे, तब इन सभी को अलग अलग करके बताऊंगा आपको कि ये प्रस्तावना क्या है, भाग क्या है, अनुच्छेद क्या है, अनुसूचियां क्या है, परिशिष्ट क्या है। इनकी बहुत विस्तार से मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि भारत का संविधान बना कैसे। तो दोस्तों, भारत का संविधान सभा ने बनाया, ये तो हमें पढ़ना है। लेकिन भारत देश में जो ब्रिटिश संसद द्वारा जो कानून बनाए भारत को चलाने के लिए, तो वे कानून 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होते हैं। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर हम आजादी तक या भारतीय संविधान लागू होने तक जो बातें हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, उन्हें आम बोलचाल की भाषा में संवैधानिक विकास कहते हैं। तो दोस्तों, संवैधानिक विकास की हम लोग बात करें तो इसमें बहुत बड़े पार्ट में लेके आऊंगा, यानी लगभग 6-7 घंटे मैं इसमें लगाऊंगा। जैसे हम लोग बात करें, देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम इसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ चार्टर एक्ट हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। विशेषकर 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम पढ़ेंगे,
1919 का मॉन्टेग चेम्सफोर्ड अधिनियम हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद साइमन कमीशन हम इसमें पढ़ेंगे। नेहरू रिपोर्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें। आगे चले 1935 का अधिनियम हम पढ़ेंगे इसमें। 1940 का अगस्त प्रस्ताव इसमें हम पढ़ेंगे। 1942 का क्रिप्स मिशन हम इसमें पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन हम इसमें पढ़ेंगे। माउंटबेटन योजना हम इसमें पढ़ेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा संविधान सभा की बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान सभा लगभग 1.5-2 घंटे हमें लगेंगे। तो दोस्तों ये सब जो मैंने नाम लिए हैं, आप देखोगे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो मैंने नाम लिए इन्हें हम लोग आम बोलचाल की भाषा में भारत का संवैधानिक इतिहास कहते हैं या भारत का संवैधानिक विकास कहते हैं। तो दोस्तों काफी समय लगेगा, लेकिन बहुत बड़ा आनंद मैं आपको दे दूंगा। मेरे साथ जुड़िए आप लोग। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस पार्ट की। देखिए पार्ट हमारा इस प्रकार से है। टॉपिक जो रहेगा वे रहेगा संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास कह दें आप लोग इसे, या आप लोग इसे ये कह दें कि संवैधानिक इतिहास। ये हमारा टॉपिक हो गया, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर? देखिए संवैधानिक विकास की हम लोग बात करें तो संवैधानिक विकास हम लोग कहां से शुरू करते हैं। अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना शासन व्यवस्था को स्थापित करने और उसे नियमित करने के लिए सबसे पहले जो कानून बनाया वे 1773 में बनाया। और 1773 में जो कानून बनाया दोस्तों उसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट से ही भारत के संविधान का विकास या इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। देखिए हमारे पास एक पॉइंट निकल के आ गया, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 की हम लोग बात करें दोस्तों, इसमें हम 3-4 बातें पढ़ेंगे। नंबर जो एक बात रहेगी हमारे पास में वे रहेगी कि इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों रखा, इस पे मैं चर्चा करूंगा। नंबर 2 कि हमारे पास में एक शब्द आता है गवर्नर जनरल। दोस्तों गवर्नर जनरल और दूसरा शब्द है हमारे पास में जनरल, इसकी मैं यहां चर्चा करूंगा। और तीसरा पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की मैं यहां बात करूंगा। तो 3 पॉइंट दोस्तों मैं यहां लेके चल रहा हूं। नंबर 1 कि इसे रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि एक अधिकार पत्र तो था, एक तरीके से चार्टर एक्ट था, लेकिन चार्टर एक्ट तो काफी बाद में बनते रहे, 20-20 साल के अंतराल में चार्टर एक्ट बने, तो उन्हें तो हमने रेगुलेटिंग एक्ट नहीं कहा, इसे ही रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा था, इस पे मैं चर्चा करूंगा। नंबर 2 गवर्नर जनरल और जनरल। ध्यान रखना गवर्नर जनरल अकेला नहीं है दोस्तों, यहाँ जनरल भी है। तो गवर्नर जनरल और जनरल दोनों की मैं चर्चा करूंगा। और तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय। यानी ये 3 पॉइंट रहेंगे जिस पर हमको चर्चा करनी है। देखिए हम लोग बात करें कि इसका रेगुलेटिंग एक्ट नाम क्यों रखा, इसी का नाम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों था। बाद के चार्टर एक्ट है उनका नाम तो रेगुलेटिंग एक्ट नहीं था। देखिए दोस्तों ये जो ब्रिटिश सरकार है यानी जो अंग्रेज लोग हैं, अंग्रेजों ने अपना जो शासन है उसे स्थापित यानी शासन व्यवस्था को स्थापित व नियमित करने के लिए ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला कानून था। दोस्तों क्या था? पहला कानून। फिर से समझे कि अंग्रेजों द्वारा भारत में शासन स्थापित करने के लिए, उसे नियमित करने के लिए जो पहला कानून बनाया वे कानून 1773 में बना। और ये नियमित शब्द है, इसका रिलेशन रेगुलेशन से है और इसीलिए इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि भाई इसे रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहते हैं, आप बता देना कि अंग्रेजों द्वारा भारत में शासन व्यवस्था को स्थापित करने और उसे नियमित करने के लिए बनाया गया जो पहला कानून है वे 1773 में बनाया और पहला कानून होने के कारण इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। क्लियर हुआ? देखिए बात करते हैं गवर्नर जनरल और जनरल की। दोस्तों आप लोग ये ध्यान रखना
कि दो पद है हमारे पास में, गवर्नर जनरल और जनरल। हम यही पढ़ते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल यहां बनाया गया। दोस्तों जनरली बनाया गया, मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूं। देखो गवर्नर जनरल की हम बात करें, ये रहा गवर्नर जनरल की। आज के जमाने में हम तुलना करें तो दोस्तों ये राष्ट्रपति जैसा पद होता था। क्लियर? राष्ट्रपति जो कि देश का एक होता है। जनरल जो शब्द है दोस्तों ये आज भी चलता है राज्यपाल। क्या चलता है? राज्यपाल। यानी राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं उसकी तुलना हमने जनरल से कर दी, और जो राष्ट्रपति होता है उसकी तुलना हमने गवर्नर जनरल से कर दी। अब क्या हुआ दोस्तों, देखिए हमारे पास में बंगाल है, बंगाल की मैं बात कर रहा हूं। देखिए अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को पराजित कर दिया और बंगाल में अपना शासन स्थापित करने का यहां प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों ये क्या करेंगे, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक परिषद बनाएंगे, एक प्रशासनिक इकाई बनाएंगे, और उसका जो मुखिया होगा वे कौन होगा? गवर्नर जनरल। तो बंगाल उस समय भारत का सबसे विकासशील प्रांत हुआ करता था। आज जो बांग्लादेश है, पूरी बंगाल एक बहुत बड़ा इलाका होता था। आज के 4-5 राज्य आसपास के हैं, उन्हें हम लोग बंगाल कहते थे। तो अंग्रेजों का मतलब, भारत का मतलब बंगाल, कि सबसे समृद्धशील जो प्रदेश है वे बंगाल था। तो अंग्रेज लोगों का इस स्थिति में मतलब है कि भारत का मतलब क्या है? बंगाल। तो दोस्तों यहाँ पे जो बंगाल है ये बंगाल पर अधिकार स्थापित करेंगे, और बंगाल का जो गवर्नर होगा, अधिकारी होगा दोस्तों, उसे कहते हैं गवर्नर। क्या कहेंगे? गवर्नर। कहां का गवर्नर? बंगाल का। इसके अलावा हमारे पास में 2 प्रांत और हैं जहां भी अधिकार स्थापित करेंगे दोस्तों। उसका एक का नाम है मद्रास। क्या नाम है? मद्रास। और दूसरा प्रांत है बॉम्बे। यानी मद्रास और बॉम्बे पर भी ये अपना शासन स्थापित करेंगे। तो मद्रास और बॉम्बे प्रांत हो गए, और बड़ा जो इलाका हो गया वे कौन हो गया? बंगाल। जैसे आज का भारत। तो बंगाल में तो कौन हो गया दोस्तों? गवर्नर जनरल। कौन हो गया? गवर्नर जनरल। और ये जो मद्रास और बॉम्बे प्रांत है दोस्तों, इसमें कौन बना दिया? गवर्नर। और इस गवर्नर को गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। कहने का मतलब कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना, और मद्रास व बॉम्बे प्रांत के क्या बने दोस्तों? गवर्नर। जैसे आज का राज्यपाल, उस जमाने का गवर्नर कहां होगा? प्रांतों में। और गवर्नर जनरल एक होगा जो कि मुख्य होगा। मुख्य मतलब इस परिस्थिति में भारत नहीं है, क्या है? बंगाल। तो गवर्नर जनरल कहां का? बंगाल का। और गवर्नर कहां का? मद्रास और बॉम्बे का। तो मद्रास और बॉम्बे का जो गवर्नर है उसे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। अब देखिए गवर्नर जनरल की हम बात करें कहां का? बंगाल का। तो दोस्तों उस समय बंगाल के जो गवर्नर जनरल बनाए वे बनाए गए वारेन हेस्टिंग्स को। किसको बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को। तो बहुत बार आप लोग पढ़ते हो कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, भारत के नहीं दोस्तों, भारत के नहीं, गवर्नर जनरल। जनरल भी नहीं है, क्योंकि जनरल कहां रहेगा? प्रांतों में। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। कौन से अधिनियम के, कौन से एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और जनरल जो हम बात करें जनरल की दोस्तों, तो वे जो जनरल है, यानी हम गवर्नर की बात करें दोस्तों, गवर्नर मतलब यहां जनरल नहीं है, गवर्नर है ये। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कहां बैठेगा? प्रांतों में। कहां? मद्रास और बॉम्बे में। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो मैं आपको एक बात जानकारी और ला दूं दोस्तों, कि ये जो गवर्नर जनरल है ये तो हम जानते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स है, ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल है। लेकिन एक बात मैं आपकी जानकारी में और ला दूं कि इसका एक प्रशासन मंडल होता था दोस्तों। प्रशासन मंडल। क्या होता था? प्रशासन मंडल। और प्रशासन मंडल में 1+4 कितने लोग दोस्तों? 1+4। अगर हम एक की बात करें तो एक तो हो गया इस प्रशासन मंडल के अध्यक्ष, और प्रशासन मंडल के जो अध्यक्ष होंगे दोस्तों उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? गवर्नर जनरल। ठीक है? और जो प्रशासन मंडल के 4 अन्य सदस्य हैं इन्हें हम बोलेंगे पार्षद। क्या बोलेंगे दोस्तों? पार्षद। तो आप ये कहें कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में एक प्रशासन मंडल बिठाया गया, और उस प्रशासन मंडल में कितने सदस्य थे? 5।
प्रशासन मंडल के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था दोस्तों, गवर्नर जनरल पद का नाम। और 4 लोग अन्य थे, उन्हें हम लोग क्या बोलते दोस्तों, पार्षद। और ये लोग गणपूर्ति के आधार पर अपना डिसीजन करते थे। और इनका जो कोरम होता था, इनकी जो गणपूर्ति होती थी दोस्तों, 3 व्यक्तियों की, 3 सदस्य एक तरफ चले गए, 3 सदस्य की बैठक में आएंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गणपूर्ति या कोरम बोलेंगे दोस्तों। और देखिए उस जमाने की हम बात करें तो इनको सबसे ज्यादा वेतन दिया जाता था, सर्वाधिक वेतन दोस्तों उस जमाने में इनको दिया जाता था। मैं आपको आइडिया दूं, गवर्नर जनरल का जो वेतन रखा गया था दोस्तों उस समय 25,000 रुपए, और पार्षदों का जो वेतन रखा गया था वे 10,000 रुपए। यानी दोस्तों उस जमाने की बात कर रहे हैं हम लोग, उस जमाने में गवर्नर जनरल को 25,000 रुपए वेतन रखा और पार्षद को कितने, 10,000 रुपए। तो दोस्तों ये हमने बात की गवर्नर जनरल और गवर्नर की, क्लियर। फिर समझ लें, गवर्नर जनरल का अकेला पद नहीं, गवर्नर जनरल का पद तो है जो कि एक होगा, वे बंगाल में, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल। अंग्रेजों की नजर में उस समय भारत का मतलब बंगाल, कि बंगाल पे अधिकार करना है हमको, क्योंकि सबसे समृद्धशील प्रदेश यही है। और 2 प्रांत मद्रास और बॉम्बे में कौन, गवर्नर। तो दोनों पद, गवर्नर जनरल का भी और गवर्नर का भी, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित किया गया था। क्लियर, समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट बात करें हम, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए यहां आप समझे कि एक है मेरे पास में 1773, स्टूडेंट यहां गलती बहुत करता है, और दूसरा है 1774। देखिए आपको यह देख लेना है कि आपसे सवाल क्या पूछा गया है, सवाल क्या पूछा गया है बारीकी से समझना आप। यहां स्टूडेंट गलती करता है और गलती करने से ही आपको रोकना है अपने आप को। देखिए सवाल समझे आप कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना का प्रावधान किया दोस्तों, स्थापना नहीं, स्थापना का प्रावधान किया, तो स्थापना का जो प्रावधान किया वे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया, यानी प्रावधान कर रहे हैं 1773 में। जबकि जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है, स्थापित कहां होगा, कलकत्ता में। तो जो स्थापित होगा वे कब हो रहा है दोस्तों, 1774 में। तो आप सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें कि आपसे वहां पूछा क्या गया है। क्या आपसे यह पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान कब किया गया, तो बात प्रावधान की आती है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में, और बात आए स्थापित करने की कि स्थापित कब किया गया, तो दोस्तों बात स्थापित की आए तो 1774। क्लियर। देखिए यह एक आधा जानकारी मैं आपको और दे दूं जो कि आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी होगी। देखिए ये जो सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों, इसमें एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश, एक कौन होगा, मुख्य न्यायाधीश, और प्लस में 3 होंगे अन्य न्यायाधीश। यानी एक तो होगा सर्वोच्च और 3 होंगे अन्य। कुल मिला के कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया दोस्तों, इसमें 4, यानी 1 मुख्य और 3 अन्य। हम लोग मुख्य की बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं पहले, उनका नाम है लॉर्ड इम्पे, लॉर्ड इम्पे। तो लॉर्ड इम्पे सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश होंगे, कौन सा, कलकत्ता वाला। और हम 3 अन्य की बात करें, 3 अन्य की बात करें दोस्तों, तो उसमें नंबर 1 लिमेस्टर, नंबर 2 चेम्बर्स, और नंबर 3 हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश हैं उस समय के, 3 अन्य न्यायाधीश हैं उस समय के। यानी फिर बात को समझे कि सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रावधान किया गया न्यायाधीशों का, उनकी संख्या कितनी थी, 4। एक मुख्य था लॉर्ड इम्पे जो कि मुख्य न्यायाधीश होंगे, और 3 अन्य न्यायाधीश लिमेस्टर, चेम्बर्स और हाइड। आप याद कैसे करेंगे, देखो लिमेस्टर का चेम्बर हाइड था, लिमेस्टर का चेम्बर क्या था, हाइड था। हालांकि इतना डीपली सवाल नहीं पूछेगा, मैंने आपको नॉलेज के लिए बात बता दी है। और देखो इनके वेतन की हम बात करें दोस्तों, तो उस समय इनका जो वेतन का निर्धारण किया गया था, मुख्य का 8,000 रुपए, कितना दोस्तों, 8,000, और अन्य का कितना, 6,000, अन्य का कितना, 6,000। ये उस समय इनका वेतन था। यहां देखें गवर्नर जनरल का 25,000, पार्षद का
10,000, लॉर्ड इम्पे का 8,000, मुख्य का अन्य कितना 6,000। क्लियर? तीनों बात समझ में आ गई कि इसका नाम क्यों रखा। पहला, कानून होने के कारण इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। गवर्नर जनरल और गवर्नर के पद लाए गए। गवर्नर जनरल बंगाल में होगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा? वारेन हेस्टिंग्स होगा। मद्रास और बॉम्बे में भी गवर्नर बिठाए जाएंगे, और लेकिन इन गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय 1773 में स्थापित होने का प्रावधान किया जाएगा। जो स्थापित होगा दोस्तों कब होगा? 1774 में होगा। फिर से समझे, प्रावधान 73 में किया गया, स्थापित 74 में किया गया। एक मुख्य न्यायाधीश सब जानते हो आप लोग, लॉर्ड इम्पे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको यहाँ एक्स्ट्रा देने का प्रयास किया है। 3 अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश होंगे लॉर्ड इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश हैं, उनका नाम है लिमेस्टर, चैम्बर्स और हाइड। वेतन मैंने लिखा है यहाँ, मुख्य का 8,000 और वहां का 6,000। इसके अलावा हम लोग बात करें, इसमें एक प्रावधान और किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्या दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष के लिए व्यापार का अधिकार पत्र दिया गया था। कितने वर्ष के लिए दोस्तों? 20 वर्षों के लिए यह प्रावधान किया गया। तो ये हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1 कि भाई नाम क्यों, आप बता देना। नंबर 2, गवर्नर जनरल का पद और जनरल का पद, गवर्नर का पद, गवर्नर जनरल जैसे कि राष्ट्रपति और गवर्नर जैसे कि राज्यपाल। तीसरी बात करें हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है ना। अब देखिए, मैंने एक शब्द बोला है दोस्तों कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकार पत्र जारी किया गया था, अधिकार पत्र, ये अधिकार पत्र में ये उल्लेख किया गया कि 20 वर्षों के लिए हम ये अधिकार दे रहे हैं। कितने वर्षों के लिए दोस्तों? 20 वर्षों के लिए। अब क्या हुआ देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 20 वर्ष, 1793 का चार्टर एक्ट 20 वर्ष, 1813 का चार्टर एक्ट 20 वर्ष, 1833 का चार्टर एक्ट 20 वर्ष, 1853 के चार्टर एक्ट में आपको रुक जाना है। समझिए, देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 20 वर्षों के लिए अधिकार दिया, क्लियर। 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट में 20 वर्षों के लिए अधिकार बढ़ा दिया। 1813 के चार्टर एक्ट में फिर 20 वर्षों के लिए अधिकार बढ़ा दिया। 1833 में फिर 20 वर्ष के लिए अधिकार बढ़ा दिया। लेकिन 1853 में ऐसा नहीं किया गया, ऐसा नहीं किया गया। समझाऊंगा अभी। देखिए ऐसा क्यों नहीं किया गया मैं बता दूं आपको। ऐसा माना जाता है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पदाधिकारी हैं, लोग हैं, ये यहां से धन लूटकर ले जाया करते थे। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, ये वहां यूरोप के 1 नंबर बदमाश थे, डकैत थे। तो ये यहां से काफी धन मुनाफा लेके वहां पहुंचे। तो वहां के लोगों में ये हुआ कि भाई ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो इंग्लैंड की जो संसद है, उस संसद में बात उठी कि अब हमें इन्हें ज्यादा लंबे समय तक अधिकार पत्र नहीं दे सकते, क्यों ना हम लोग सीधा ही ईस्ट इंडिया कंपनी को बीच में से निकाल दें और क्यों ना हम सीधा ही वहां पे अपना शासन स्थापित करें। तो 1853 के यहां जब ये चार्टर एक्ट बनाया जा रहा था तो बात बड़ी गंभीर हो गई। लेकिन अचानक से ईस्ट इंडिया कंपनी का हम शासन भी समाप्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने इसका एक हल निकाला कि अब की बार एक निश्चित अवधि का हमें इसमें उल्लेख नहीं करना है। यानी जो निश्चित अवधि चली आ रही थी, उस निश्चित अवधि का अब की बार उल्लेख हमें नहीं करना है, समय का निर्धारण नहीं करना है। तो क्या करना है, हमें यह लिखना है कि तब तक संसद नह चाहे
यानी तब तक संसद चाहे तब तक तो आपको अधिकार रहेगा, लेकिन तब संसद ने कोई नया कानून बना दिया, यानी कोई नई व्यवस्था कायम कर दी, तो नई व्यवस्था कायम करने पर आपका अधिकार वहीं समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो ये नई व्यवस्था आप देखेंगे, नई व्यवस्था कब लागू होगी? 1858 में। 1858 का भारत शासन अधिनियम बनेगा, भारत शासन अधिनियम। और भारत शासन अधिनियम द्वारा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार है, उस अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा और ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण हो जाएगा। यानी भारत की जनता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नहीं रहेगी। ईस्ट इंडिया जो भारतीय जनता और ब्रिटिश संसद के बीच में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 20-20 वर्ष के लिए इनका अधिकार बढ़ाया गया, लेकिन 1853 के जो चार्टर एक्ट बनेगा उसमें निश्चित समय अवधि का उल्लेख नहीं किया गया। ये कहा गया नई व्यवस्था तब तक लागू ना हो जाए तब तक आपको अधिकार रहेगा। और 1858 के अधिनियम के द्वारा हम इनके शासन को समाप्त कर देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को, और सीधा ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण जनता पर हो जाएगा। अभी चर्चा मैं करूंगा। देखिए यहां मैं बात कर रहा हूं 1833 के चार्टर एक्ट की। देखो हमने ये पढ़ा था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, कब का? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें जो बंगाल है, कहां का? बंगाल का, हमने क्या बनाया? गवर्नर जनरल। दोस्तों गवर्नर नहीं, ध्यान रखना, गवर्नर प्रांतों में बैठेगा। क्या? गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल है यहां पे, उनका नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग्स। अब आप मेरी बात को समझे। देखिए कि मैं आपको एक बात मैंने बोला था कि ये जो बंगाल है, क्या है? बंगाल, ये 1773 के जो परिस्थितियां थी उसमें अंग्रेजों का लक्ष्य था कि बंगाल पर एक बार अधिकार कर लीजिए, हमारा भारत का मतलब बंगाल है। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा कि जो आगे चल के जो सहायक संधियां होंगी और आश्रित संधियां होंगी, तो हमारे जो राजा लोग हैं वे अंग्रेजों से संधियां कर लेंगे। तो धीरे धीरे अंग्रेजों का जो अधिकार क्षेत्र है, वे अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा। तो उन्होंने जहां बंगाल पर अधिकार था दोस्तों, अब उनका अधिकांश भारत पर अधिकार हो गया, अधिकांश भारत पर अधिकार हो गया। तो ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है दोस्तों, मैं लिख रहा हूं 1833 का चार्टर एक्ट, बंगाल शब्द हट जाएगा और ये पदनाम क्या हो जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। बहुत अच्छी तरीके समझे, यानी अब बंगाल नहीं, बंगाल मतलब क्या है? भारत। तो भारत का गवर्नर जनरल, यानी इसका पदनाम चेंज हो जाएगा। और फिर यहां हमारे पास में कौन आएंगे? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। तो दोस्तों विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल है और वारेन हेस्टिंग्स है वे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है। यानी 1833 में इस गवर्नर जनरल का जो पदनाम था, उस पदनाम को चेंज कर दिया। अब अंग्रेज कह रहे हैं नहीं, हमें बंगाल नहीं, हम तो पूरे भारत के शासक हैं, तो हम तो भारत पे अधिकार कर लिए हैं, तो हमारा जो अधिकारी होगा वे बंगाल का अधिकारी नहीं है, अब पूरे भारत का अधिकारी। बहुत चालाक लोग थे दोस्तों ये। तो अब क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल। दोनों बातें समझ में आ गई, मैंने एक साथ लिखा है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम चेंज किया गया और पदनाम चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल रखा गया। और भारत का गवर्नर जनरल जो पहले है उनका नाम क्या है? विलियम बेंटिक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, आगे चलते हैं। देखिए समझ में आ गए आपके ये। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। मैं यहां उन्हीं पॉइंटों को उठाऊंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी तो और बहुत काफी बातें हैं, लेकिन उनको पढ़ने का कोई औचित्य नहीं, यहीं से सवाल आपका कवर हो जाएगा। जैसे हम लोग आरएएस के एग्जाम की बात करें तो उसमें तो 1919 का और 1935 का अधिनियम है, लेकिन विशेषकर जो एसएससी, रेलवे है या कांस्टेबल, पटवार में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनको यहां विस्तार से बात कर रहा हूं। देखिए हमारे पास में पॉइंट आ गया 1858 का
भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। बहुत ध्यान सुनना है दोस्तों, यह सवाल बनता है। यह हमने हेडिंग डाल दी। अब हमें समझना यह है सबसे पहले कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लगातार 20-20 वर्षों के लिए जो अधिकार पत्र दे रहे थे हम लोग, मतलब ब्रिटिश संसद, उसे जो 1853 का जो चार्टर एक्ट था, उस चार्टर एक्ट में इसे 20 वर्ष की अवधि का अधिकार पत्र नहीं दिया। यानी कोई समय अवधि है, उस समय का उल्लेख इसमें नहीं किया गया। यानी ये तय हो गया, उल्लेख नहीं किया गया। यानी 1853 के चार्टर एक्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार आने वाले समय में समाप्त होने वाला है। यानी यहीं से इसका बीजारोपण था। इसी समय आपने देखा होगा कि 1857 क्रांति हो गई और 1857 क्रांति ने स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध थे, ब्रिटिश संसद के जो सांसद थे, सदस्य थे, उनको और मौका मिल गया अपनी बात रखने के लिए कि देखिए, हमने पहले ही कहा था आपसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत के लोग संतुष्ट नहीं है और अब तो आप देख लीजिए कि वहां पे क्रांति हो गई। तो जल्दी से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया जाए और सीधा ब्रिटिश संसद का वहां नियंत्रण स्थापित किया जाए। तो दोस्तों यही हुआ कि ये 1858 का जो एक्ट है, अधिनियम है, इस 1858 के अधिनियम के द्वारा पहला जो काम किया गया दोस्तों, पहला काम ये है कि हमारे जो भारत की जनता है, भारत की जनता और इधर देखें हम लोग ब्रिटिश संसद, ये हमने लिखा है। भारत की जनता और ब्रिटिश संसद के बीच में एक कंपनी होती थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1858 के अधिनियम के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका जो शासन है भारत में, उस शासन को क्या कर दिया? समाप्त। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को क्या कर दिया? समाप्त। यानी इसका शासन को क्या कर दिया? समाप्त। अब ब्रिटिश संसद है, ये ब्रिटिश संसद सीधा नियंत्रण करेगी भारत की जनता पर। तो पहला पॉइंट कि इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया और भारत की जनता पर सीधा ब्रिटिश संसद का शासन स्थापित हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, पहला काम यह हुआ। नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, हमारे पास में एक पद है गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल भी कहां का? भारत का। क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा हम बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम चेंज कर चुके हैं, तो भारत का गवर्नर जनरल हमारे पास में नाम है। और 1857 क्रांति के समय आपने पढ़ा होगा, लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। अब देखिए, बहुत आराम समझे आप लोग कि जो भारत की जनता है, भारत के राजा हैं, ये भारत के राजा भी अंग्रेजों से नाराज थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लॉर्ड डलहौजी हैं, इन्होंने एक नीति अपनाई थी जिसे हम लोग गोद निषेध नीति कहते हैं। यानी उस जमाने में जो भारत होता था, ध्यान सुने आप लोग, जो भारत था वे भारत 2 प्रकार का था। भारत कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको साफ करूंगा। देखिए, मैं ये कह रहा था कि जो भारत था वे भारत 2 प्रकार का था। अंग्रेजों के लिए भारत कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का। देखिए, जैसे कि हमारे पास में ये भारत है, क्या है? भारत के हम 2 टुकड़े करेंगे। नंबर एक जो भारत है वे है अंग्रेजी भारत मतलब प्रांत, ये रहा। और दूसरा जो भारत है वे है देशी भारत का मतलब है राजा कह दे या रियासत कह दे। तो अंग्रेजों के लिए भारत कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का था। नंबर 1
अंग्रेजी भारत यानी ब्रिटिश प्रांत, और दूसरा देशी भारत मतलब राजा और रियासत। दोस्तों ये जो कानून बन रहे हैं, बहुत बारीकी से मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये जो कानून बन रहे हैं ये कानून ब्रिटिश भारत के लिए बन रहे हैं, और ब्रिटिश भारत को ही आजाद किया जाएगा। आगे समझाऊंगा मैं आपको। देशी रियासतों को स्वतंत्र रखा जाएगा। तो जो ब्रिटिश भारत है इस पर अधिकार होता था प्रांतों पर, देशी भारत पर अंग्रेजों को अधिकार नहीं था क्योंकि राजा लोग थे। अंग्रेजों ने यह प्रयास किया, लॉर्ड डलहौजी ने, कि जैसे तैसे इस देशी भारत पर हमारा अधिकार कैसे स्थापित हो, देशी भारत पर हमारा अधिकार कैसे स्थापित हो। तो इसके लिए एक नीति जारी की जिसे कहते हैं गोद निषेध नीति। क्या कहते हैं मेरे मित्रों? गोद निषेध नीति, या इसे कहते हैं राज्य हड़प नीति। इसको समझे। इसका मतलब ये था, उद्देश्य समझ में आ गया। उद्देश्य ये था कि अंग्रेज भारत पर तो हमारा कब्जा हो गया, यानी प्रांतों पर तो हमारा कब्जा हो गया, लेकिन ये देशी भारत है। देशी भारत का मतलब, जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कोई प्रांत थोड़ी था। जैसे अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये क्या था? देशी भारत। तो देशी भारत पर हम कब्जा कैसे करें? विचार आया दिमाग में कि एक काम करते हैं कि धीरे धीरे हम लोग कब्जा करना शुरू करें। तो कई राजा ऐसे होते थे जिनके कोई संतान नहीं होती थी। तब उनके कोई संतान नहीं होती थी तो वे क्या करते कि अपने रिश्तेदार को या अपने परिवार में से किसी को गोद ले लिया करते थे और उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया करते थे। लेकिन गवर्नर जनरल ने एक आदेश जारी किया, नहीं, आज के बाद में कोई राजा पुत्र गोद नहीं लेगा, और पुत्र गोद नहीं लेगा तो उसका उत्तराधिकार नहीं मिलेगा। जब उत्तराधिकार नहीं मिलेगा तो उस राज्य का शासन कौन चलाएगा? कोई चलाने वाला नहीं मिलेगा। तो इसलिए उस राज्य को अंग्रेज प्रशासन में मिला दिया जाएगा। इसलिए इसे कहते हैं राज्य हड़प नीति। तो इस बात से राजा लोग चिंतित थे। राजाओं ने सोचा कि ऐसे करके आप तो ये देशी भारत में भी घुसना चाह रहे हो, आज आपने उसके ऊपर कब्जा किया, कल हो सकता है किसी और राजा कोई संतान नहीं हो, तो धीरे धीरे आप तो इस भारत पर अधिकार कर लेंगे। तो इन्होंने अपनी बात रखी कि हमें ये जो भारत का गवर्नर जनरल है, ये गवर्नर जनरल से हमें एलर्जी है, ये नाम हमें पसंद नहीं है। तो इन्होंने कहा ठीक है, आपको ये नाम पसंद नहीं है तो एक नया नाम दे देते हैं। बोले क्या? बोले भारत तो रहेगा, भारत का वायसराय। बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, सुन लेना, आप लोग समझना है, फैक्ट है लेकिन इनको समझना है और बहुत विस्तार समझना है, सवाल आपका गलत नहीं जाए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैंने पाठ जानबूझ के उठाया। मैं चाहे तो यहां संसद पढ़ा देता, राष्ट्रपति पढ़ा देता, लेकिन राष्ट्रपति और संसद के हजारों लेक्चर यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, लेकिन दोस्तों ये लेक्चर आपको नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, ध्यान रखना। और ये बातें समझ में आ गई, जैसे दो प्रकार का भारत समझ में आ गया, तो दोस्तों हम संविधान सभा पढ़ेंगे तो संविधान सभा पढ़ने में हमें कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वहां दो ही तरीके के प्रतिनिधि थे, एक अंग्रेजी भारत यानी ब्रिटिश प्रांतों से और एक देशी रियासतों से। तो यही तो था वहां से, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए, तो भारत का वायसराय यानी हमारे पास में एक पद नाम और दे दिया। ध्यान में दोस्तों, भारत का गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल को एक नाम और दिया जा रहा है, भारत का वायसराय। अब बहुत से टीचर पढ़ाते हैं, हम लोग भी पहले गलत पढ़ाते थे या जानकारी नहीं थी, जानकारी के अभाव में गलत लिखते थे, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, इसका मतलब हम लोग ये समझते हैं भारत का गवर्नर जनरल है तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया। नहीं, कभी भी समाप्त नहीं किया, कभी भी समाप्त नहीं किया। अगर समाप्त हो जाता तो आप 1909 का अधिनियम पढ़ेंगे और 1919 का अधिनियम पढ़ेंगे तो आप वहां पढ़ते हो मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले भारत सचिव और मिंटो गवर्नर जनरल। तो फिर वहां गवर्नर जनरल कहां से आ गया? फिर आप पढ़ते हो कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। अगर इसका पद समाप्त कर दिया जाता तो फिर ये पद आगे क्यों गया? नहीं, कतई समाप्त नहीं किया गया। भारत का गवर्नर जनरल का जो पद है उस पद का नाम चेंज कर दिया। क्या कर दिया? भारत का वायसराय। यानी एक ही आदमी के पास में दो उपाधि हो गई। लॉर्ड कैनिंग जो भारत का गवर्नर जनरल था, वे लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय बन गया। यानी भारत का पहला वायसराय कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग। अब आप कहेंगे सर ये दो पदों की क्या जरूरत पड़ गई आपको?
क्यों दो पद बनाए? पद तो एक ही काफी था। नहीं दोस्तों, ये एक आदमी दो रोल में आएगा। कितने रोल में आएगा? दो रोल में। तब ये आदमी अंग्रेजी भारत के लिए काम करता था, तो ये भारत का गवर्नर जनरल था, और गवर्नर जनरल से नफरत थी देशी राजाओं को, तो तब ये आदमी देशी भारत के लिए काम करता था, तो ये क्या कहलाएगा? भारत का वायसराय। तो आप ध्यान रखना, आगे कहीं भी मैं बात करूं अंग्रेजी भारत की, तो अंग्रेजी भारत आएगा तो ध्यान रखना वायसराय शब्द नहीं आएगा। क्या आएगा? गवर्नर जनरल आएगा। और तब मैं बात करूं देशी भारत की, तो ध्यान रखना दोस्तों गवर्नर जनरल नहीं आएगा। क्या आएगा? वायसराय आएगा। बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। और भारत के पहले वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। क्लियर? दोनों पद जिंदा रहेंगे, गवर्नर जनरल का पद जिंदा है और वायसराय का भी जिंदा है। फर्क यह है कि अंग्रेज भारत के लिए काम करेगा तो ये गवर्नर जनरल कहलाएगा, और देशी भारत के लिए काम करेगा तो ये भारत का वायसराय कहलाएगा। एकदम क्लियर? यानी नंबर 2 प्रावधान। नंबर 1 कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन को समाप्त किया और ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया। नंबर 2 कि भारत का जो गवर्नर जनरल है उस गवर्नर जनरल का पदनाम चेंज किया गया और भारत का वायसराय बनाया गया। समझ में आ गया? अब देखो एक काम और करेंगे हम लोग, भारत सचिव। भारत सचिव दोस्तों ध्यान रखना, मैं इसे भारत मंत्री भी कह सकता हूं। भारत मंत्री आप कहेंगे सर क्यों कह सकते हो? क्या आप घर की सरकार है जो भारत सचिव भी कह देंगे, भारत मंत्री भी कह देंगे? अब इस पॉइंट को समझना है, क्योंकि हो सकता है वे भारत सचिव का नाम ना दे और भारत मंत्री का नाम दे दे, तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए भारत सचिव और भारत मंत्री दोनों एक ही है। ये क्या था मैं आपको एक्चुअली बताता हूं कि ब्रिटिश संसद का यहां अधिकार स्थापित हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है उसे समाप्त कर दिया गया। तो अब ब्रिटिश संसद को एक ऐसा आदमी चाहिए जो भारत से संबंधित मामले हैं, उन मामलों की जानकारी ब्रिटिश संसद तक पहुंचा दिया जाए। तो क्या हुआ कि एक विभाग बनाया। क्या बनाया दोस्तों? एक विभाग बनाया। उस विभाग का नाम था भारत संबंधी मामले। भारत संबंधी मामले, ये एक विभाग का नाम था। और ये भारत संबंधी मामले नामक विभाग है, इसका एक इंग्लैंड में मंत्री होता था। क्लियर? उस मंत्री को ही इंग्लैंड में क्या बोलते हैं? सचिव। अपने तो यहां मंत्री अलग होता है और सचिव अलग होता है। भाई सचिव तो हमारे आईएएस अधिकारी होते हैं। तो ध्यान रखना इंग्लैंड में जो मंत्री है उस मंत्री को ही हम लोग उस जमाने में क्या बोला है? सचिव। तो भारत सचिव कह दें या इसे भारत मंत्री कह दें। इसका जो काम क्या होगा? भारत संबंधी जो मामले हैं उन भारत संबंधी मामलों की ब्रिटिश संसद को जानकारी देना। तो भारत सचिव का पद भी इसी अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया। एकदम क्लियर? समझ में आ गया? तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। यानी 1800 अगर हम लोग 58 के अधिनियम की बात करें तो 1858 के अधिनियम में हमने 2-3 बातें पढ़ी हैं। नंबर 1 कि भारतीय जनता पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का शासन स्थापित हो गया। दूसरा, गवर्नर जनरल है उसका पदनाम चेंज कर दिया। तीसरा, भारत सचिव का या भारत मंत्री का पद बनाया गया जो भारत संबंधी मामलों का मंत्री होगा। अब इसमें एक ध्यान रखें, ये भारत सचिव जो काम करेगा इनकी एक 15 सदस्यीय एक परिषद है, 15 सदस्यीय परिषद है, उसके माध्यम से लोग काम करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा 1858 का अधिनियम कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे आगे, जहां से इंपोर्टेंट सवाल बनते हैं वे है 1909 का भारत शासन अधिनियम। देखिए अब ये समझने में बहुत आसानी हो जाएगी आपको। यहां लिख रहा हूं मैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। सुधार अधिनियम 1909। आप ये कह सकते हो भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1909। क्लियर? दोनों एक ही बात है। आप देखो इसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी आपको। हमारे पास में दो शब्द हैं, मार्ले और
मिंटो। मार्ले मिंटो की हम बात करें तो दो शब्द, एक तरफ लिखते हैं मार्ले, ये रहा, और दूसरा शब्द है हमारे पास में मिंटो। देखो मैंने अभी दो शब्दों की आपसे बात की थी। भारत सचिव, यानी मार्ले कौन थे? भारत सचिव या भारत मंत्री। अब बताइए दोस्तों, आपको कोई समस्या? मैंने अभी समझाया था कि भारत सचिव कौन होता था, तो मार्ले भारत सचिव हो गया। और मैंने आपको एक बात और समझाई थी कि हमारा भारत दो भागों में बटा हुआ था। अंग्रेजों की नजरों में दो भागों में था। एक वे भारत जहां ब्रिटिश सरकार का शासन था, जिन्हें ब्रिटिश प्रांत बोलते थे। एक वे भारत जो देशी रियासतें थी। तो अंग्रेज सरकार का जो अधिकारी है, सबसे बड़ा अधिकारी, वे तब देशी रियासत के लिए काम करता था, तो वे क्या कहलाता? वायसराय। और ब्रिटिश प्रांतों के लिए काम करता था, तो दोस्तों वे क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल। तो मैं यहां अंग्रेज लोग हैं जो नियम बना रहे हैं, अंग्रेज लोग जो अधिनियम बना रहे हैं, दोस्तों वे नियम और अधिनियम ध्यान रखना देशी भारत के लिए नहीं बन रहे हैं, वे ब्रिटिश भारत के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ वायसराय शब्द नहीं आएगा। मैंने भी किताब में त्रुटि की हुई है, वहां गवर्नर जनरल लिखना था, वायसराय लिख बैठा। तो ध्यान रखना आप लोग कि हम ब्रिटिश भारत की बात कर रहे हैं, और ब्रिटिश भारत की बात करेंगे तो हमारे पास जो पद होगा वे कौन होगा? गवर्नर जनरल का। वायसराय तब लिखते तब हम यहाँ देशी रियासत लिखते। क्लियर? इसका मतलब ये कौन हो गया? गवर्नर जनरल। दोनों मिलकर एक कानून बनाएंगे जिसे हम मार्ले मिंटो अधिनियम कहेंगे या भारत शासन अधिनियम 1909 कहेंगे। इस अधिनियम की सबसे खास बात जो एग्जाम में आती है दोस्तों, ये जो अंग्रेज लोग हैं इनकी एक नीति हुआ करती थी, फूट डालो और राज्य करो। ये फूट डालो और राज्य करो की जो नीति है उसका स्पष्ट रूप से आपको यहाँ परिदृश्य दिखाई देगा। देखिए इन लोगों ने क्या किया, किस तरीके से सांप्रदायिकता के रूप में भारत को बांटने का प्रयास इन लोगों ने किया, आपके सामने मैं रख रहा हूं। और यही सबसे बड़ी विशेषता रही है भारत शासन अधिनियम 1909 की। देखिए यहां मैंने एक शब्द लिखूंगा, सांप्रदायिक, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था, ये मैंने एक शब्द लिखा है। देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था है, इसकी जो वैधानिक शुरुआत, वैधानिक मतलब कानूनी शुरुआत, तो ये वैधानिक शुरुआत हुई है, ये वैधानिक शुरुआत 1909 के अधिनियम के द्वारा हुई है। ये सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था है, इसे मुसलमानों पर लागू किया गया। किस पर? मुसलमानों पर लागू किया। समझाऊंगा अभी मैं आपको। मुसलमानों पर लागू किया। देखिए अब सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट के लिए क्या है कि वे ये क्लियर नहीं कर पाता कि ये सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था है क्या, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों ये रिजर्वेशन नहीं है, आरक्षण अलग बात है और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था अलग बात है। समझाता हूं। देखो हमारे पास में कोई भी सांसद सीट है, कोई भी सांसद सीट है, जैसे हम लोग यहां बात करें दौसा सांसद सीट की बात करते हैं, राजस्थान में दौसा सांसद सीट है, और ये दौसा सांसद सीट है, इसका रिजर्वेशन है यानी आरक्षण है। आरक्षण ये है कि यहां पे जो एसटी का कैंडिडेट है, एसटी का कैंडिडेट ही यहां इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन बात आएगी वोट देने की, तो वोट सभी कास्ट के लोग देंगे, सभी समुदाय देंगे, सभी जाति के लोग देंगे। लेकिन जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उस सीट का रिजर्वेशन किया गया कि वे कैंडिडेट एसटी का होगा। मतदान हम सब लोग करेंगे। तो दोस्तों ये तो क्या हो गया? आरक्षण। यहां बात करें सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था, इसका मतलब क्या है? जैसे हम दौसा की बात कर लें, देखो इसका मतलब यह हुआ कि दौसा के अंदर जो चुनाव लड़ेगा वे एक निश्चित धर्म का लोग लड़ेगा, समुदाय का लोग लड़ेगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की, तो मुसलमान का ही कैंडिडेट यहां खड़ा होगा। और इसमें जो मतदान करेंगे दोस्तों, क्या मतदान करेंगे, तो ये मतदान भी एक समुदाय के लोग करेंगे। यानी कौन करेंगे? मुसलमान।
बताओ अंतर हुआ कि नहीं हुआ? कि यहाँ पे हम लोग सब जाति के लोग मतदान कर रहे हैं, सब समुदाय को बराबर का अधिकार है, लेकिन नहीं, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था में एक क्षेत्र का निर्धारण कर दिया जाएगा और उस पर्टिकुलर इलाके में उसमें जो मतदान करेंगे वहां विशेष वर्ग करेगा, विशेष जाति करेगी। इसे कहते हैं हम सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था। और इस सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की जो वैधानिक शुरुआत मानी जाती है, कानूनी रूप से शुरुआत मानी जाती है, ये वैधानिक शुरुआत 1909 के अधिनियम के द्वारा की गई। और सबसे पहले इस प्रणाली को जो लागू किया गया वे मुसलमानों पर लागू किया गया। अब देखो, ये जो मिंटो है, मिंटो ने मार्ले को एक पत्र लिखा। पत्र ये लिखा कि हम लोग भीषण नाग कि हम जहरीले नाग के जो बीज बो रहे हैं, इसके जो आने वाला समय है, उस आने वाले समय में परिणाम भी भीषण होंगे, यानी भारत टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ये बात एक पत्र के माध्यम से किसने, मिंटो ने किसको लिखी? मार्ले को। और देखो कि हमारा जो प्रजातंत्र है, उस प्रजातंत्र की शुरुआत हो रही थी, तो इसी संदर्भ में जो के.एम. मुंशी है, के.एम. मुंशी, तो के.एम. मुंशी ने भी एक टिप्पणी की कि भारत में उभरते हुए लोकतंत्र को मार दिया। नोट कर लें आप लोग, के.एम. मुंशी ने कहा है कि भारत में उभरते हुए लोकतंत्र को मार दिया है। कौन कह रहे हैं? के.एम. मुंशी कह रहे हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। और जो मिंटो मार्ले को पत्र लिखेंगे वे ये कह रहे हैं, नोट कर लीजिए आप, हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। दोनों स्टेटमेंट ध्यान रखें, मिंटो का भी ध्यान रखें जो मार्ले को पत्र लिखा, और सबसे इंपॉर्टेंट के.एम. मुंशी का। उन्होंने कहा है कि आज यानी उभरता हुआ लोकतंत्र है भारत में, उसकी हत्या कर दी गई है, उसको मार दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट आप बात ध्यान रखें, किसमें? 1909 के अधिनियम में। बहुत अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। भारत सचिव मैं समझा चुका हूं मार्ले, गवर्नर जनरल समझा चुका हूं, दोनों ये अधिनियम बनाएंगे। और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का इन्हें जनक कहा जाता है। वैधानिक शुरुआत यहां से हुई और मुसलमानों पर लागू की गई। तो दोस्तों ये हम लोगों ने यहां चर्चा की है। देखिए, तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को मैं यहीं रोकूंगा। 45 मिनट के पार्ट आप तक पहुंचाऊंगा। तो आगे हम लोग जो पार्ट पढ़ेंगे, अगले पार्ट में 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे, 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे। और 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, ये आरएएस, एसआई और आपके जो शिक्षक है, यानी इनके सिलेबस में होता है, तो उनकी बहुत बड़े स्तर पे मैं चर्चा करूंगा। 1919 का अधिनियम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, काफी डीपली पढ़ाऊंगा, बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा, क्योंकि आरएएस प्री के सिलेबस में भी होता है और आरएएस मेंस के सिलेबस में भी होता है। और देखो दोस्तों, कभी भी आप प्रश्नों को किसी एग्जाम के स्तर से मत तोड़ना। वही प्रश्न कांस्टेबल में भी आता है और वही प्रश्न आरएएस में भी आता है। तो प्रश्नों के आप लोग एग्जाम के स्तर को लेके प्रश्नों को मत बांटना। आपको छोटी से छोटी चीज आनी चाहिए, बारीकी की चीजें आपको आनी चाहिए। तो दोस्तों अगला पार्ट में हम फिर मिलेंगे 1919 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम में बहुत विस्तार चर्चा करूंगा, आपको आनंद दे दूंगा। दोस्तों जो बच्चे नए हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्रिय मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और आप शेयर करें। मैं आपसे पहले कई बार निवेदन कर चुका हूं कि रायथान का या मेरा अशोक कुमार मीणा का एक मिशन है, एक उद्देश्य है, उन बच्चों को जो बच्चे किसी कारण से बाजार तक नहीं आ पाते हैं या कोचिंगों तक नहीं जा पाते हैं, कोचिंगों तक जा पाते हैं लेकिन एक मजबूरी है, उनके पास में पैसा का अभाव है, पैसा नहीं दे पा सकते, इस वजह से वे अच्छे कोचिंग सेंटर का चुनाव नहीं कर सकते। तो मेरा उद्देश्य यह है कि उन बच्चों की कम से कम हम सेवा करें। पैसे वाले तो कहीं भी जाके पढ़ लेंगे। और दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि उन्हीं बच्चों के लिए पायलट हो, जो बच्चे कोचिंग में जा रहे हैं वे भी आप तुलना करके देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और एक एक क्रमबद्धता आपको मिलेगी। YouTube पर आपको क्रमबद्धता नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ क्रमबद्धता मिलेगी, क्रम से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप इस रायथान परिवार को दोस्तों आगे बढ़ाएं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कमेंट करें। देखो एक आपके कमेंट नहीं आते दोस्तों, क्या आप मर गए? क्या आप लोग अंगुली नहीं चला सकते? तो कमेंट करके बताएं कि ये प्रयास कैसा है और आप लोगों को क्या, आप लोगों के सुझाव है, वे सुझाव भी आप लोग हमें दें। तो दोस्तों सभी को एक बार नमस्कार, सभी को राम राम,
धन्यवाद।